स्वागत है जी आपका एक बार फिर से। ये तीसरी कड़ी है बदकही विद भूरिया की। और पहले दो एपिसोड्स को इतना प्यार देने के लिए, आपकी राय जिस तरीके से हम तक पहुंच रही है, हम सारे सुझाव पढ़ रहे हैं, हम सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये आपको बता सकते हैं। और जिस तरह की फीडबैक आपकी तरफ से आ रही है, हम चाहते हैं कि वो आती रहे ताकि हम बेहतर होते रहे। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि नहीं, अभी शो में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, शायद हम आगे बढ़ना, वो जो हमारी ग्रोथ है उस पर कहीं ना कहीं एक अंकुश लग जाएगा। तो हम वो नहीं चाह रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से फीडबैक, जो भी सजेशंस है, वो हम तक पहुंचते रहें। और ये हमें समृद्धि करेगा, ये हमें और सफल करेगा। तो आप आते रहने दीजिए, उन सुझावों को हम तक पहुंचने दीजिए। अब बात आज की कड़ी की। आज एक ऐसे लड़के की कहानी है जिससे हर हिंदुस्तान का परिवार एसोसिएट जिसको कर कर देख सकता है, जो बहुत रिलेटेबल कहानी है। एक बच्चा है पानीपत की तरफ हरियाणा में, जो थोड़ा सा मोटा है अपनी शुरुआती दिनों में। उसका परिवार उसे कहता है भाई जिम जा। वो जिम जाना छोड़ता है, पहले जिम जाता है फिर छोड़ देता है। फिर क्योंकि हरियाणा में खेलों का असर और उसकी चमक इतनी ज्यादा है कि वो लड़का ये सोचता है कि चलो यार खेलों पर ही हाथ आजमाया जाए। उसके बाद उसको कुछ नहीं पता है खेलों के बारे में। जैवलिन थ्रो के बारे में तो वो उसी पीटर पार्कर की तरह है जिसको एक दिन मकड़ी काट लेती है, और उसे पता ही नहीं है कि इस मकड़ी का काटना संभावनाओं के कौन से दरवाजे खोलने वाला है। मानो ऐसा कि किसी ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में वो हथौड़ा दे दिया और अब उसको पता ही नहीं है कि अब इससे क्या पावर आने वाली है। तो ये चीजें जब आगे बढ़ती हैं, और जैवलिन थ्रो पर वो जब पहला हाथ आजमाता है, तो आसपास के लोग थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं। इसके बाद जब पहली पार्टिसिपेशंस आती हैं, तो परिवार ये सोचकर भेज देता है कि चलो भाई कुछ सीखेगा ही, कुछ सीख कर वापस आएगा। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी यही होता है, और रियो का टिकट पाने से वो बस कुछ दिनों से रह जाते हैं। इसके बाद जब आप आगे आते हो, तो वो फौज से भी जुड़ा हुआ है, वो नायब सूबेदार भी बन रहा है, वो जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर प्रमोशन भी पा रहा है, वो एशियन गेम्स जा रहा है, वो कॉमनवेल्थ जा रहा है, वो जीत रहा है, वो भारत का परचम लहरा रहा है। लेकिन फिर आती है एक तारीख, वो तारीख जिसने हिंदुस्तान को वो गौरव हासिल करने के लिए दिया जो शायद मिल्खा सिंह कहते कहते अपना जीवन गुजार गए, कि मैं ट्रैक एंड फील्ड में एक गोल्ड मेडल देखना चाहता हूं, मेरा देश एक गोल्ड मेडल जीत जाए। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि उन्होंने कहा, और कुछ महीनों बाद नीरज चोपड़ा ने इसे टोक्यो में हासिल कर लिया। और वो तारीख थी जब हम सब ने शायद आखिरी बार एक साथ जो है वो राष्ट्रगान गाया, और उस फीलिंग को जिया कि ये क्या हो सकता है। आज वही नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक्स से पहले, और इन सब के बीच में बहुत सारी डायमंड लीग्स हैं, बहुत सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं, जहां पर उसका रुतबा बोल रहा है। अब दुनिया देख रही है, बच्चे जैवलिन खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान जैवलिन के मंच पे सबसे ऊपर है, सिरमौर जिसे आप हिंदी में कहते हैं। आज उसी नीरज चोपड़ा की कहानी आपके सामने रखेंगे। मेरे 3 अनुभव हैं नीरज चोपड़ा के इंटरव्यू करने के, और मैं बहुत ही समृद्ध पाता हूं खुद को उनसे बात कर कर। मैं बहुत एसोसिएट कर पाता हूं, और मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। शुभानदा का इंटरैक्शन है, और शुभानदा आने वाले दिनों में भी जो भुवनेश्वर जा रहे हैं उसमें भी उनके इंटरैक्शंस होंगे, जो फेडरेशन कप को लेकर के जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और इसके साथ साथ बोरियादा की तो अनगिनत कहानियां हैं। तो यहां से आगे बोरियादा, ओवर टू यू। क्या है, कौन है नीरज चोपड़ा, क्या शख्स है नीरज चोपड़ा, ह्यूमन साइड? पहले शुभान से पूछ ले। शुभान, तुम वो उस दिन रात को क्या कर रहे थे? टोक्यो वाले रात को क्या कर रहे थे? बिकॉज ये रोहित से भी पूछना है, वो टोक्यो वाला रात तुम लोग क्या कर रहे थे? मैं तब एक दूसरे टीवी चैनल के लिए काम करता था, और ट्रस्ट में बोरियादा, रोहित, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं पॉडकास्ट, मैंने कभी उस टीवी चैनल के जहाँ पे सिर्फ न्यूज चलता है, पॉलिटिकल न्यूज चलता है, वहां के एडिटर्स हो, वहां के नॉर्मल सब एडिटर्स हो, रिपोर्टर्स हो, कैंटीन वाले हो, गेट सिक्योरिटी गार्ड हो, सारे वो बड़े स्क्रीन के सामने आ गए। वहां का न्यूज रूम रेक्टेंगुलर है, एक दो तरफ बड़े बड़े टीवीज है, 50 इंच के, दोनों जगह वो इवेंट चल रहे थे, और दोनों जगह भीड़ लगी। और मैंने अपने फॉर्मर एडिटर को, जो मेरे फॉर्मर एडिटर थे, उनको मैंने रोते हुए देखा है। उसके कभी नहीं देखा है मैंने, उनको मैंने रोते हुए देखा है। वो ऐसे सर पकड़ के बैठ गए, क्या हो गया? इट वॉज दैट अनबिलीवेबल। एंड जो स्टोरीज है अभी आगे हम बात करेंगे। अभिनव बिंद्रा जी ने तो गोल्ड जिताया ही है, बट जो नीरज चोपड़ा ने किया था ट्रैक एंड फील्ड में, वो मतलब अनबिलीवेबल चीज है।
I don't think we have witnessed anything like this ever before. बोरियदा, तो तुम क्या कर रहे थे रोहित? आपका क्या क्या उस दिन का मेमोरी? बोले से मतलब हमको ये पता था, हमने एक प्री सीरीज की थी ओलंपिक से पहले जहां मैं काम करता था। हमने कुछ कुछ कंटेंडर्स लगाए थे कि यार ये मेडल ला सकते हैं। हमने उसमें मीराबाई चानू का नाम रखा था, बजरंग पूनिया का नाम रखा था। मुझे याद है हम अलग अलग लोगों पर बात कर रहे थे कि ये कंटेंडर्स हो सकते हैं और ये आपको मेडल ला करके दे सकते हैं। और उसमें क्योंकि नीरज का नाम था और नीरज को लेकर के चर्चा पहले से तो थी, तो एक फील गुड फैक्टर था। लेकिन फिर जैसा एंडरसन पीटर्स का जिक्र था, याकूब वर्ल्डविच का जिक्र था कि भाई ये लोग हैं और ये लोग नीरज से बेहतर करते आए हैं, इनके रिकॉर्ड्स बहुत बेहतर हैं, तो ये था कि शायद ये पोडियम पोजीशन आ सकती है। लेकिन गोल्ड मेडल, टू बी रियली ऑनेस्ट, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोल्ड मेडल आ जाएगा। बट क्योंकि नीरज को जितना मैंने देखा था 2018 से, मुझे ये पता था कि जब वो सेलिब्रेट करता है, क्योंकि उसका एक जो टिपिकल ट्रेडमार्क है वो ये है कि जब वो अपना बेस्ट मारता है तो उसे पता होता है, वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उसकी अपनी एबिलिटीज पे यकीन है कि ये मेरा बेस्ट गया है, इसको पार पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो आप अगर वो वाला थ्रो देखेंगे तो उसके बाद उसने तय कर लिया था कि हाँ यार ये मेरी तरफ से बेस्ट जा चुका है, अब इसे कोई पार पाले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो पूरे के पूरे कुछ 12, 14, 15 घंटे थे, वो इट वाज लाइक कि वेरी एक्साइटमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल का था। हमें ये पता था कि चलो यार एक और मेडल आ रहा है, बट गोल्ड मेडल आ रहा है। आई नो हमें उस वक्त पे 25,000 लोग देख रहे थे, और यूट्यूब के फील्ड में ट्रैक एंड फील्ड को, जैवलिन थ्रो के एक इवेंट को 25,000 लोगों का देखना, इट्स अ रियली बिग नंबर फॉर अस। एंड वी वर वेरी इमोशनल और बहुत एंथुसियास्टिक भी बहुत ज्यादा थे। राष्ट्रगान ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे जैसे हमने गोल्ड मेडल जीत लिया टोक्यो में। सरियल फीलिंग बोलिया था। अभी तुमने आंसर कर दिया कि नीरज है क्या। नेक्स्ट डोर का लड़का है, भाई है, किसी का भी भाई हो सकता है, जो हम लोग तीनों का हो सकता है। और देखो, मैं भी ऑब्वियसली उसको कवर करते आ रहा हूँ 2016-17 जब वो जूनियर खेल रहा था रियो, तब मैं उसके बारे में लिखा था। बट हम लोग दोस्त बन गए टोक्यो में। तो पहला दिन तो था, वो सुबह आया 86.53, और हम लोग कितना 10 भारतीय जर्नलिस्ट थे, 10। और क्वालिफिकेशन में तो कतई कोई नहीं था बिकॉज क्वालिफिकेशन कौन जाता है यार, वो जाके मेडल विन्स देखेगा। तो हम लोग 3-4 जन स्टेडियम में थे। उसने आया और पहला थ्रो 86.53 क्वालिफाइड चला गया। एंड जाते जाते उसका बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। और मेरे साथ तब जो टेलीविजन चैनल के लिए काम करता था, तो उसका एक रिपोर्टर था और एक कैमरा पर्सन भी था। तो मैं को देखा इसका बॉडी लैंग्वेज अलग है। ये तो कॉन्फिडेंस है। उस दिन आना पड़ेगा, देखेंगे। जोहानस वेटर ठीक है, जर्मन है, 90 मीटर्स वो सब है, पर आएंगे। क्योंकि बजरंग पूनिया के साथ क्लैश था, बजरंग पूनिया मेडल फाइट एंड नीरज चोपड़ा। सो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। तो मैं राहुल रावत था मेरे साथ, तो उसको बोला तू कहाँ जाएगा, तो उसने बजरंग पूनिया के लिए वो गया, तो मैं एथलेटिक्स में गया। एंड स्टेडियम जाने के बाद उसके साथ दोस्ती हो गया था, नीरज के साथ जानते हैं, ठीक है। बिलीव नहीं करोगे, वो पूरा ओलंपिक स्टेडियम जो है, देयर वर 40, 50, 60,000 कैपेसिटी स्टेडियम, देयर वर 100 पीपल, 100 मीडिया एंड मे बी 50 ऑफिशियल्स। सो पूरा स्टेडियम खाली, कहीं भी जाके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोविड ओलंपिक्स है। और हम लोग इंडियन जर्नलिस्ट जो थे 7-8 लोग, 4-5 लोग एक साथ, वो एक एक थ्रो हो रहा है और हम लोग चिल्लाना बढ़ा रहे हैं, बिकॉज इट वाज एम्प्टी स्टेडियम। सबको को सब किसी जो भी बात कर रहे हैं ना सुनाई दे रहा है। ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, उनको पता ही नहीं था कि ये पागल लोग कर क्या रहा है। एक कूद रहा है, एक जंप मार रहा है, एक किसी को हग कर रहा है। आफ्टर अबाउट 4 थ्रोज दे अंडरस्टूड कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, ये पागल लोग कुछ तो कर रहे हैं। 4-5 लोग भागते भागते नीचे आ गए कि यार कर क्या रहे हो। तो हम लोगों ने कहा हमारे देश का पहला एथलेटिक गोल्ड। बोलते रियली 100 साल में पहला गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स? हाँ। और वो लोग भी हमें हक करना शुरू कर दिए कि यार कुछ तो हो रहा है, ये तो एक ओलंपिक्स का हिस्ट्री बन रहा है। नीरज मेडल जीत दिया, लास्ट थ्रो हो गया, हम लोग चिल्ला मिली, तो वो सब छोड़ो, बाद में आ रहा हूं। नीरज बाहर जा रहा है, तो जाते जाते तो हम लोग यहाँ खड़ा है, और उसका जो एली था यहाँ से माने 10 मीटर के दूर भी नहीं है, 2-3 मीटर दूर है, 3-4 मीटर। तो वो आते आते उसको कहा कि मिक्स जोन में मिलते हैं। हाँ भाई साहब। एंड एज यूजुअल नीरज वेरी स्वीट।
तो उसने कहा कि मेडल सेरेमनी के बाद मिलते हैं, मेडल सेरेमनी देख लेते हैं, पहले कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग सब वहीं पे खड़े हैं कि राष्ट्रगान एक साथ गाएंगे। नीरज बाहर आया तो कोई याद नहीं है, कोई, शायद वो मेरा दोस्त अनिलावा था जिसने पास से कह दिया नीरज भारत माता की, और वो पोडियम में खड़ा हो रहा है, ठीक है, वो जा रहा है ऐसे, वो घूम के उसको बोल रहा है जय, और हम लोग ऐसे लाइन करके खड़े हो गए। सो वो आईओसी आदिल भी था वहां पे, आदिल सुमारी वाला मेडल देने के लिए। आदिल अंदर जा रहा है, हम लोग आदिल को बोल दिया उसको जाके बोलो हम लोग भारत माता की कहेंगे, तुम लोग जय बोलो। आदिल ऐसे पागल की तरह देख रहे हैं कि क्या बोल कर रहा है। द मोमेंट आईओसी का वो मेडल सेरेमनी का वो बाहर लेके आया, हम लोग चिल्लाने लगे भारत माता की, और नीरज ऊपर से बोल रहा है जय। सो ये चालू हो गया, 3-4 बार 5 बार ये हो रहा है। वी आर क्राइंग, वी आर लाफिंग, वी आर शाउटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं किसी को पता भी नहीं है। और वो 4-5 मिनट चलता रहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एंड देन ऑब्वियसली राष्ट्रगान हुआ, सब कोई रोए, सब कोई वो सब हुआ। बाहर आ रहे हैं, टाइम्स नाउ का करिश्मा सिंह में वो भी वहां पे थी। सो शी रैन टू नीरज एंड जाके उन्होंने उसका मेडल जो था वो गले में ऐसे ले लिया। तो उन्होंने उनसे पूछा, हम लोग सब खड़े थे, सो करिश्मा ने नीरज से पूछा ये क्या है। तो नीरज भी नीरज उनको ऐसे देखा, बोला मेरे लिए सब कुछ है। एंड यू नो इट वाज सच अ मोमेंट, वेरी स्वीट मोमेंट। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिक्स जोन में आए, मिक्स जोन में हम लोग बातचीत हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन राधाकृष्णन सर जो एथलेटिक्स के हेड कोच है वो पीछे आ गए, नीरज। तो ने कहा क्या हुआ भाई। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का फोन है। तो मोदी जी का फोन आ गया। तो हम लोग तब वहीं पे हैं मिक्स जोन में। अब वो कोच साहब फोन कैसे देंगे क्योंकि वो तो उस तरफ है, तो कोच साहब फोन भी नहीं देना चाहते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सर उस तरफ है। तो वो लाइन पे हैं, तो कहीं उनको फोन पास ऑन किया गया और उन्होंने कहा कि सर थोड़ा वेट कर लो, प्राइम मिनिस्टर का फोन है। एंड हम लोग सुन पा रहे हैं मोदी जी को, उन्होंने उनको विश किया, बात किया, ये सब हुआ। आई मीन इट वाज लाइक अ फेरी टेल गोइंग ऑन कि ये हो क्या रहा है। एंड ऑल ऑफ अस आर सेइंग, तब तक तो हमारा जो ओलंपिक ग्रुप था वो टेलीविजन चैनल का, उसमें तो करीब 500 मैसेज आ चुका है, पहला इंटरव्यू चाहिए, कहीं से इंटरव्यू लेके आओ, कुछ तो कर लो, शैंपेन पी लो, वाइन खरीद लो, बट सेलिब्रेट करो, बट इंटरव्यू लेके आओ। तो भाई ठीक है। तो नीरज आया प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, तो सब कोई हम लोग बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, आई थिंक अमेरिकन और इंग्लिश, उसको क्वेश्चन पूछा एंड 1 आध मिनट का लंबा क्वेश्चन पूछा। नीरज पूरा क्वेश्चन सुना, मेरे तरफ घूम के बोला दादा ट्रांसलेट करिए। तो मैं बोला क्या। इसे आप सामने आइए। इट वाज हिलेरियस। मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे हम लोग लाइन पे बैठे हैं, तो वो सुना एंड इन कंप्लीट पॉइस मेरे को बोलता है दादा सामने आइए ना, क्या हुआ, नहीं ट्रांसलेट करिए। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं ट्रांसलेट कर, सो आईओसी दैट फेलो सेड आप ही कंडक्ट करिए इसको, आप ट्रांसलेट करिए और कंडक्ट करिए इसको। तो सारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ, हम लोग, मैं वो सारे क्वेश्चन का ट्रांसलेट करके नीरज को पूछ रहा हूँ, नीरज का आंसर सबको ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। ये हुआ। हो जाने के बाद सब कोई नीरज के साथ फोटो खींच रहा है, और मेरा तो ये नशा है, तुम लोग जानते हो कि कुछ तो आर्टिफैक्ट चाहिए। तो मैं नीरज को बोल दिया यार वो एक ऑरेंज कलर का जैकेट पहना हुआ था, ऐसे भाई कुछ तो दे दे। तो इसे दादा क्या दूं, ऐसे ये जैकेट ही दे दे, लिख के दे कि टू बोरियादा, और ये डेट लिख के दे कि 7 अगस्त ये 8। सो उसने इमीडिएटली वो जैकेट में 2 बोरिया 7/8/2021 लिख के प्रेजेंट कर दिया। तो वो मैं ले लिया। एंड उसमें तब नरेंद्र बत्रा प्रेसिडेंट थे, वो भी आ गए, सारे लोग आ गए, वो सब फोटो वोटो हो गया। फिर इतना प्रेशर आ रहा है कि भाई कुछ भी कर लो, इंटरव्यू करके लाओ, राइट। और कहां से इंटरव्यू करें, कोविड चल रहा है, सो सामने आप इंटरव्यू कर नहीं पाओगे, अलाउड नहीं है। तो नीरज को मैंने मैसेज किया कि भाई कुछ भी कर, इंटरव्यू दे, क्योंकि ये बहुत प्रेशर है, कर दे, इतना दिन से बोल रहा हूं तेरे को। उसका मैसेज आ गया, चिंता ना करे दादा, कर देता हूं। बाय दैट टाइम पार्थ जिंदल से बात किया, अमन मरवाहा से बात किया, उसका फिजियो, आदिल सुमारी वाला से बात किया, जितना नेटवर्क था सबसे बात कर दिया कि नीरज से बोलिए। नीरज डोप के लिए अंदर गया, और फोन कर दिया कि बोलिए था आप कहाँ पे हो, इसे मैं बाहर ही हूँ तुम्हारे लिए, इसे मैं डोप के लिए आया हूँ, इंटरव्यू कर लीजिए। आई सेड ब्रिलियंट, अब तुम रुक जाओ, मैं कहीं चला जाता हूँ, इंटरव्यू कर लेता हूँ, खत्म करो। मैं ना वहां से पैदल चल के दी अदर साइड ऑफ द स्टेडियम चला गया और ऐसे फोन हाथ पे पकड़ के इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। करीब
10 मिनट का इंटरव्यू, 7-8 मिनट का इंटरव्यू कर लिया, खत्म हो गया. I was finishing my interview at which Karishma saw me, and she came running, came to me and said, "Sir, देखो आपने कर लिया, मुझे 2 सवाल पूछने दीजिए, नहीं तो आप समझ सकते हो कितना प्रेशर होगा, क्या होगा." And it was a weird moment, you know, as a journalist. Should I say yes? Should I say no? What will Neeraj say? मैंने नीरज को कहा, नीरज मेरा एक दोस्त है, जूनियर है, आप उनसे भी 2 सवाल बात कर लीजिए, क्योंकि देखो सब कोई आपको सेलिब्रेट करना चाहता है. फिर मैंने करिश्मा को दिया, उन्होंने 2-3 सवाल पूछा, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. अगर आप करिश्मा के इंटरव्यू आज भी जाकर देखोगे, उसमें नीचे लिखा हुआ है बोरियाज आईफोन. इंटरव्यू हो गया. करीब 10 बजे, या द काइंड ऑफ रेन, एज इफ वो, यू नो, इट वाज गॉड्स विश कि हम लोग सबको सेलिब्रेट कर, एंड इट स्टार्टेड पोरिंग. नीरज भी नहीं जा पाया, हम लोग भी नहीं जा पाए, स्टेडियम में कोई नहीं है, और हम लोग ऐसे भीग रहे. इट कंटिन्यूड टिल 2 AM. रोहित, मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ है. 3 बजे, 3:15 बजे लास्ट बस था, और वो अनिल आवा पागल मेरे को बोल रहा है, ये बस छूट गया तो जाओगे कैसे. उसके पास बड़ा कैमरा है, मेरे पास कोई इक्विपमेंट है. मैं 3 बजे, हम लोग भागते भागते बस में गए, एंड इवेंचुअली नन ऑफ अस हैव सलमान खान बॉडीज. वी वेंट एट द होटल बेयर बॉडीड इन आवर शॉर्ट्स, क्योंकि पूरा भीग गए थे. इंडियंस इन टोक्यो मिडनाइट में बेयर बॉडीड 4 बजे होटल लौट रहा है नीरज चोपड़ा के लिए. यार क्या रात था, क्या रात था. ब्रिलियंट स्टोरीज. शुभानंदा, एनीथिंग? तो मेरी कहानी है टोक्यो के बाद. ऑफ कोर्स कोविड था तो बहुत रिपोर्टर जा नहीं पाए थे टोक्यो में, और बहुत कम लोग थे, बहुत मतलब गिने चुने लकी लोग थे जिनको भगवान ने आशीर्वाद देके भेजा था. नहीं, आप लोग देखोगे, आप लोग विटनेस करोगे लाइव कि आपको नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में आपको गोल्ड ला के दे रहे हैं. बट मेरी कहानी है अशोका होटल में. जब टीम इंडिया आई थी, सारे इंडियन प्लेयर्स ओलंपिक्स के सब न्यू दिल्ली पहुंचे थे टोक्यो से, और अशोका होटल न्यू दिल्ली में वो लोग गए थे, जहाँ पे उनका फेलिसिटेशन सेरेमनी था, लंच था, डिनर था, सब वहीं पे थे. सारी की सारी टीम, हॉकी टीम हो गई, हॉकी टीम को काफी सेलिब्रेट किया जा रहा था, हमारे रेसलर्स थे, नीरज चोपड़ा आए हुए थे. तो मुझे याद है, और नीरज चोपड़ा की ये चीज मुझे आज तक एक खास लगती है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है जेवलिन के उसमें, दुनिया में उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, पर उसकी जो ह्यूमिलिटी है, इट इज अनबिलीवेबल. मतलब वो जो हम्बलनेस है, कोई ईगो नहीं, आज भी वो भाई जी सर जी करके बात करते हैं, और इट इज अनबिलीवेबल हाउ ही हैज केप्ट हिज कामनेस, हाउ ही हैज केप्ट हिज रूट्स विद हिमसेल्फ. और अशोका होटल में मुझे याद है इंटरव्यू किया हम लोगों ने, मेरे साथ मेरे कैमरामैन भी थे पुराने टीवी चैनल के, तो हम लोगों ने इंटरव्यू किया. इंटरव्यू करने के बाद मुझे याद है वो चीज मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगी कि एक बंदा अपने टॉप ऑफ द हाइट में है, सारी दुनिया उसको सेलिब्रेट कर रही है, पीएम कॉल कर रहे हैं, उसका ईगो वहां पे जाग ही सकता था. उसने इंटरव्यू खत्म होने के बाद बोला कि थैंक यू भाई जी, पर मेरे को एक चीज बोलनी है. मैंने बोला बोलो. तो बोलते हैं कि मेरे को तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मेरे लिए तो आप बातें कर रहे हो, बट 2-3 लड़के और हैं जो जेवलिन में बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे जाके. मेरी एक ही विनती है, आप लोग उनको भी कवर करना आगे जाते हुए. मैंने बोला कौन है वो, नाम बता दो, क्योंकि मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मेरे को जेवलिन का ज्यादा आइडिया नहीं है. तो तब मैंने पहली बार सुना था नाम किशोर जेना, जो उनके साथ अभी फेडरेशन कप में खेलेंगे, डायमंड लीग दोहा में थे साथ में. तब मैंने पहली बार नाम सुना किशोर जेना का. उन्होंने साथ में बोला डीपी मानू भी है. इन दोनों प्लेयर का नाम मुझे को बताया कि इन दोनों को आप फॉलो कीजिए, ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत पोटेंशियल है. और वो चीज सुन के मेरे को लगा यार, बंदा सब कुछ जीत चुका है, अपने पीक में है, पर ये फिर भी दूसरों की सिफारिश दे रहा है कि आप इनको भी फॉलो करो, इनको भी कवर करो. एंड इट वाज अनबिलीवेबल. मैंने मतलब क्रिकेटर्स बहुत कवर किए, बट कोई ऐसा नहीं बोलता कि मेरे स्टेट से ये प्लेयर भी है, या मेरे जोन से ये प्लेयर भी है, या इसका परफॉर्मेंस आपने देखा वो भी बहुत अच्छा कर रहा है. क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है, बट नीरज चोपड़ा अनबिलीवेबल कैरेक्टर. मतलब ऐसा कैरेक्टर, इतना हम्बलनेस नहीं आएगा. इसी में बोलता हूँ रोहित, ये जो हम्बल ह्यूमिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना शुभाय, मैंने एक पीस लिखा था, और मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, कि भारत का अगर स्पोर्टिंग हिस्ट्री देखी जाए, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एथलीट इज नीरज चोपड़ा. ओलंपिक गोल्ड, एशियन गेम्स गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, डायमंड लीग नंबर 1. किसी ने नहीं किया. एवरीथिंग, आई मीन, जो आपको जो हासिल करना है एक
करियर में सब हासिल हो चुका है। एंड मैं अभिनव, गोपी, सिंधु, मेरी, ध्यानचंद जी, सचिन, सबको याद में रख के कह रहा हूं, ऐसे किसी ने नहीं किया। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था दैट नीरज चोपड़ा इफ ही विंस इन पेरिस, ये डिबेट वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाएगा कि ये ग्रेटेस्ट है। मैंने आर्टिकल लिख दिया, उस आर्टिकल को लेके बहुत चर्चा हो गया, अच्छा बहुत फीडबैक आ गया, सब हो गया। रात का 1 बज रहा है, मैसेज, दादा आप जगे हुए हो? अभी रात का 1 बजे कौन मैसेज कर रहा है? नीरज। हाँ बताओ। मैं उठ गया। सो ही सेड कॉल कर सकता हूँ? हाँ करिए। तो उसका फोन आ गया, नहीं दादा आपने ऐसे आर्टिकल लिखा है, सर आपने ऐसे आर्टिकल लिखा है, जैसे शुभान ने कहा वो सबको तो वैसे डिसेंटली वैसे सर बोल के बात करेगा। तो मैंने बोला हाँ लिखा है, सच्ची तो लिखा है, क्योंकि मुझे तो लगता है तुम बेस्ट हो। तो ही सेड सर एक रिक्वेस्ट करूं? सर हाँ करो। ही सेड मत लिखना। तो ऐसे क्यों? ही सेड माइकल फेल्प्स ने 26 गोल्ड मेडल जीता है, मैंने 1 जीता है, 2 और जीतने दीजिए उसके बाद लिखिएगा। मैं बोला क्या? ही सर हाँ मुझे 1 ही बार मैंने जीता है और 2 गोल्ड मेडल जीत जाने दीजिए, उसके बाद आपको जितना मर्जी आप लिख दीजिए, अभी मत लिखना, अभी मैं ग्रेटेस्ट नहीं हूं, मैं तो नीरज हूं। एंड आई वाज लाइक ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाहता है? एंड इट कंटिन्यूड फॉर 5 मिनट्स। एंड उसने कहा कि अभिनव सर देखो इसने ये अचीव किया, उसने वो अचीव किया, दादा प्लीज मत लिखना, प्लीज मत लिखना। ही इज अ डिफरेंट ब्रीड। सेकंड, लास्ट ईयर यार वर्ल्ड कप के समय मेरा बैन चल रहा था, मैं किसी करंट क्रिकेटर से बात नहीं कर सकता हूं, फोन नहीं कर सकता हूं। एंड देख रहा हूं मैं कि होस्ट ब्रॉडकास्टर के पास ज्यादा पैसा है, बाकी चैनल्स हमारा कंपटीटर्स के पास भी पैसा है। सो उन्होंने एक्सपर्ट्स लेके आए हैं। हम लोगों ने बैक स्टेज विद बोरिया सीरीज जो किया था सितंबर में, वो तो काफी खास था, वहां पे कर लिया था। सो ऑलरेडी मेरा जो नेटवर्क था, पर्सनल नेटवर्क फेवर मांगने का, वो एग्जॉस्ट हो गया था। शुभान और देवाशीष बहुत अच्छा काम कर रहा था ऑन ग्राउंड। सो हमारा ऑन ग्राउंड रिपोर्टाज वाज गोइंग वेरी वेल। बट हमें कुछ एक करना था फाइनल के पहले कि कुछ अलग करे। तो मैं बहुत सोचा क्या करे। सौरव गांगुली का तो कर लिया था, वो जो इयन बिशप कर लिया, मॉर्गन कर लिया, शोएब अख्तर कर लिया, ये सब बैक स्टेज विद बोरिया में माइकल क्लार्क ये सब कर लिया था, कुछ तो करना है। तो ऑल ऑफ अ सडन मैं सोचा एंड कहीं पे पढ़ा कि नीरज चोपड़ा फाइनल देखने के लिए जा रहे हैं। तो मैं सोचा यार वर्ल्ड कप फाइनल तो प्रेशर का गेम है और ये बंदा सबसे हाईएस्ट प्रेशर में जीत चुका है। सो प्रेशर को ऐसे डील करना है, ये इससे बेटर तो कोई कह नहीं सकता। तो इसको पकड़ते हैं, इसको रिक्वेस्ट करते हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई अल्टीमेटली दिस इज द ग्रेटेस्ट फील्ड राइट, वर्ल्ड कप फाइनल, इसको प्रेशर कैसे डील करेगा तुम बताओ। तो फोन किया उसको नीरज को कि नीरज टाइम दे दो ये फाइनल के पहले। एंड सच्ची ये है कि देखो आई कांट अप्रोच अ क्रिकेटर, बाय द वे उसको सब पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, सब जानता है वो। सो मैंने उसको बोला तुम जानते भी हो एंड इसीलिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे को टाइम दे दो। उसका फोन आ गया, इसे दादा देखो द मोमेंट मैं आपसे बात करता हूँ और 50 लोग का रिक्वेस्ट आ जाएगा एंड मैं कैसे इसको ना करूं, बट मैं ये भी मानता हूं कि आपसे बात करना चाहिए मुझे और मैं करूंगा। मैं घर में हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लेना, एंशियस मत होना, मैं सही टाइम पे आपको फोन कर दूंगा। ठीक है। फाइनल के प्रीवियस नाइट 9 o'clock उसका फोन आ गया, आप 5 मिनट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? ऐसे हाँ कर सकता हूँ। इसे चलिए 5 मिनट में आप और मैं कर लेते हैं, मैं सुबह फ्लाइट से 5 बजे का या ऐसे कुछ फ्लाइट से अहमदाबाद जा रहा हूँ, अभी कर लीजिए। 10 to 15 मिनट इंटरव्यू ऑन हाउ टू हैंडल प्रेशर, जहां पे उसने कहा मैं फाइनल्स जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ऐसे प्रेशर डील करता हूं, मैं ये करता हूं। अनबिलीवेबली गुड इंटरव्यू, नॉट अ सिंगल थिंग डिड ही आस्क फॉर, नथिंग। इस बार अपने कॉन्क्लेव में मैंने उसको लिखा, देख नीरज, there is Abhinav, there is Saurav Ganguly, there is Adil. It's a different league. Abhinav Bindra, Saurav Ganguly, and if Neeraj Chopra comes to that session, it will be a fantastic session. He was in South Africa. उसने आदिल सुमारीवाला को फोन करके बोला मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बोरियादा से कहिएगा 11 बजे सेशन रखने के लिए, मैं उनका सेशन खत्म करके ट्रेनिंग शुरू करूंगा, लेट नहीं करने का, मैं कर दूंगा सेशन, करने के बाद करूंगा और पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा।
ये है नीरज चोपड़ा। 2 बार हमारे कॉन्क्लेव में शुभान से पूछो, 2 बार, इनफैक्ट पहला बार तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, वो हाइब्रिड कनेक्शन में, वो वहां से कह रहे हैं सुन पा रहे हैं, और शायद सारे दर्शक ऐसे देख रहे हैं उनको कि वो हमारे साथ टेस्टिंग किए जा रहे हैं टिल द टाइम द ऑडियो गॉट सॉर्टेड। अनबिलीवेबल मैन। हम लोग एक चार्टर्ड फ्लाइट में विजयनगर से बेलारी गए JSW का फंक्शन में, हिज पेरेंट्स वर देयर, बट शुभान और आप स्टोरीज आपका बोलो, फिर मैं ये स्टोरी बोलता हूँ। अनबिलीवेबल फेलो, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। नहीं, मेरा तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 अनुभव हैं, दो से 3। मैं सबसे पहले उनसे जब मिला था तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक का जो एरिया है वहां पर मैं मिला था, और वो एक इंटरव्यू था क्योंकि वो आर्मी से भी जुड़े हुए हैं। नायब सूबेदार का आई थिंक उस समय पर उनका रैंक था, JCO कमीशन हुए थे उस समय पर, जूनियर कमीशन ऑफिसर। और वहां पर मेरी पहली मुलाकात है नीरज चोपड़ा से, जब वो 2018 में जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वहां पर वो, उनके परिवार ने ऐसा सोचा था कि भाई चलो पार्टिसिपेट करने जा रहा है, लेकिन वो वहां पर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की हिस्ट्री का जो मेरे ख्याल से आज तक भी रिकॉर्ड है उसे वो क्रिएट कर आ गए थे। और अगर वो इवेंट कुछ दिन पहले होता तो मे बी 2016 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो रियो भी जा सकते थे। वो कुछ बोरियादा आई थिंक इस पे और डिटेल पे बता पाएंगे कि वो कुछ दिनों से उन्होंने मिस कर दिया था रियो का टिकट, अगर आप उस वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट को देखेंगे। तो मेरी बहुत इसी तरह की मुलाकातें हैं, इसी तरह की रिस्पेक्ट है। आई रिमेम्बर कि जब वो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे टोक्यो से, तो कितनी लाइन लगी हुई थी लोगों के इंटरव्यूज के लिए। शायद दिल्ली में जितना मीडिया होगा वो सब कुछ उस होटल में, 5 सितारा होटल में मौजूद था, बट स्टिल ही गेव मी अराउंड 5-6 मिनट्स। और क्योंकि पहले की एक बातचीत थी, और नीरज का मुझे ये भी लगता है कि उसकी याददाश्त बहुत शार्प है, उसको याद रहता है। अगर आप कहीं पर भी उसके साथ एक बॉन्ड बनाने में कामयाब हो पाए, अगर उसने अपने जहन में ये रजिस्टर कर लिया है, उसकी मेमोरी कार्ड में अगर ये आ गया है कि यार ये बंदा वहां पे वो चीजें हुई थी, तो मेरे हिसाब से नीरज चोपड़ा का सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। वो किस लेवल पे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो मैं नहीं बता सकता। जैसे टुवर्ड्स बोरिया सर एक अलग तरह का सपोर्ट है। मुझे जब उसने 5 सितारा होटल में देखा था तो उसने यही कहा था कि, मैंने कहा सेकंड टाइम आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, तो उसने सीधे तौर पर क्लिक कर कहा हाँ हम नॉर्थ ब्लॉक में मिले थे। तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा हिट करी थी कि यार मुश्किल से 10 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा और कोई ऐसी बातचीत भी नहीं थी हमारी पहले की, स्टिल ही रिमेंबर्स। तो इसी तरह के मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं। वो गोल्ड मेडल देखकर उन्होंने कहा था इफ यू वांट टच करना है तो कर लो भाई, क्योंकि मैं देख रहा था कि यार पहली बार देख रहा था किसी शख्स को जिसने गोल्ड मेडल पहना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप छू कर देखना चाहते हो तो देख सकते हो इसे। तो दैट्स नीरज चोपड़ा यार, मतलब कितना भी बोला जाए कम है। यही चीज है, हम लोग यही चीज है ओलंपिक्स में सबको उन्होंने वो मेडल देकर बोला कि भाई आप लोग भी देख लो, आप लोगों के लिए भी है, देश का है। आई मीन दिस वाज फैंटास्टिक। बट वो JSW का जो फंक्शन के बारे में बोल रहा था, पहला बात तो ये यार, वो 6 सीटर का फ्लाइट बहुत टर्बुलेंट था, बहुत डर लग रहा था। सो वो फ्लाइट में हम लोग गए थे, वो खाली ऐसे 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 हो रहा था। वो बेलारी में वो JSW प्राट जिंदल का कुछ प्राइवेट फ्लाइट था, प्राइवेट एयरक्राफ्ट था, and we were celebrating Neeraj, we were celebrating some of the other winners. I was hosting that function. So Neeraj's parents were also there, वो भी आए थे। और जयवीर चौधरी, जो पहला जैवलिन जब नीरज के हाथ में, जिसके बारे में रोहित ने जिक्र किया शुरू में, जयवीर चौधरी भी वहां पे था, जो उसका चाइल्डहुड कोच माना जाता है, दोस्त। सो जयवीर भी था। सो नीरज ऑन स्टेज, मैं, नीरज, श्रीजेश, बजरंग, रवि, दहिया, हम लोग सब एक साथ, तो एक साथ वो सेशन चल रहा है। तो बीच में वो उठ कर आ गए और मेरे को कहा कि आप प्लीज जयवीर से भी बात कर लीजिएगा। मैंने क्या? कि सर हाँ देखिए, अपने लोगों का स्टोरी में ना एक बैक स्टोरी होता है, उनको भी इक्वली सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने जयवीर से बात किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एक अच्छा होगा माहौल, मैं नीरज के पेरेंट्स को बुलाया स्टेज में, एंड वी री इनैक्टेड द मेडल सेरेमनी। यार वो एक अलग ही माहौल था। नीरज अपना मेडल अपने पिता माता को दे दिया, एंड ऑल ऑफ अस लाइक, वो क्या हो रहा था वहां पे, वो 1-2 मिनट राष्ट्रगान बज रहा है, नीरज ने उनको पहना दिया, हम लोग सब खड़े होकर वो सोकिंग कर रहे हैं, अनबिलीवेबल। और वो सारे गैदरिंग में सब उनके लिए आए हुए थे, एक आदमी ऐसा नहीं था जिनसे वो मिले नहीं। हैंडशेक करना, हेलो बोलना, मिलना। कोलकाता आए उसके कुछ ही दिन बाद एक फंक्शन, वो भी अगेन मैं ही होस्ट कर रहा था, वहां पे आए,
बहुत खाना खिलाया उनको ऑर्गेनाइजर्स ने। फिर मेरे को एक बार पास में बुला के बोला, आप अभी समझ रहे हो मैं क्यों बाहर जाना चाहता हूँ? ऐसे क्या? He said, आप लोग देश में मेरे को इतना खाना खिलाओगे कि मुझे 5 से 7 किलो बढ़ा दोगे, फिर जब मैं इवेंट में जाऊंगा और हारूंगा तो आप ही लोग गाली दोगे कि यार नीरज देखो जीत गया, उसके बाद वेट पुट ऑन कर लिया, ये आप ही लोग करते हो, बोल के बहुत हंसा। एंड देन ही सेड कि इसीलिए मैं बाहर जाता हूँ, एक टाइम तक इंडिया रहता हूँ, आप लोग हमको पैम्पर कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, उसके बाद मेरे को बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो जोन में नहीं आ पाऊंगा, इंडिया में रहूंगा, आप लोग मुझे स्पॉइल करते रहोगे। एंड यू कुड रियलाइज दैट इस आदमी का डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल कितना है कि स्टॉप माने स्टॉप, उस दिन से स्टॉप एंड बैक टू ट्रेनिंग। अलग लीग का एथलीट है। कार्ल बाट उसका जो कोच है, उसका थोड़ा लास्ट शब्द बोल देता, तो मैं नीरज से पूछा कि यार उसने तुम्हें क्या कहा था जब टोक्यो में फाइनल थ्रो शुरू हो रहा है, फाइनल्स के पहले, तो नीरज उसके कोच के पास गए, तो वो गैलरी में ऐसे खड़े हुए थे, नीरज सामने। आई सेड क्या पूछा तुमने? सो ही सेड मैंने जाके उनसे पूछा कि एनी फाइनल, कुछ फाइनल आइडियाज, थॉट्स, एडवाइस। तो उनका कोच ने उन्हें 2 शब्द कहा, मजे करो, दैट्स इट। एंड ही सेज मैं सबको यही कहता हूं कि मंच जितना भी बड़ा हो, वो ओलंपिक शब्द ध्यान में मत डालो, मजे करो। यही लॉन्ग जंप, यही जैवलिन, यही डिस्कस, यही एथलेटिक्स, यही करते आए हो पूरा साल, कुछ अलग नहीं कर रहे हो। अगर अलग सोचोगे तो अलग करोगे, मत सोचो। मुरली श्रीशंकर को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं वो, बाकी लोगों को, इंडियन एथलीट्स को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं वो। मुरली श्रीशंकर हालांकि इंजर्ड हो गए, ओलंपिक्स नहीं जा पाएंगे, मेरे से कहा था भारतीय एथलेटिक्स का हार्ट है नीरज चोपड़ा, सबको ऐसे प्रोटेक्ट कर कर चलते हैं। एक और क्वेश्चन, एंड आपने जो ह्यूमिलिटी के बारे में बात किया, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा सेशन, तो वो उसके कुछ ही दिन पहले मैं दुबई में था, और दुबई मॉल में आप लोग सब जानते हो बालमन का जो दुकान है, तो वहां पे हर समय डिस्काउंट लगा रहता है। तो नीरज, मैं वो एक बालमन का टी शर्ट या ऐसे कुछ पहना था, ऐसे जैकेट, सॉरी ब्लेजर पहना, नीरज से मिला, तुरंत मेरे को बोला दादा दुबई बालमन। से तुमको कैसे पता? इसे दादा 80% डिस्काउंट, मैंने भी खरीदा। ऐसे क्या बोला? एंड वी हैड अ लाफ एंड ही सेड हाँ मैं गया था ना, मैं भी वहीं पे जा। एंड यू कैन अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द मैन, कि अभी भी वो छोटी छोटी चीज उनको, अभी नीरज चोपड़ा बालमन का वो दुकान ही खरीद लेगा यार, उसके पास इतना पैसा आ गया है। बट दैट लिटिल ह्यूमिलिटी, absolute champion. I mean, for me, he's a brother next door, but these stories I will never forget. दादा हमारी बात होती तो हम कहते करामा मार्केट। अगर वो बालमन होता तो हम कहते करामा मार्केट। खैर, एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये मैंने कई बार, मैं उसके बाद कभी ना, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नीरज की बहुत होती हैं, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत करता है वो, और बहुत सवाल भी पूछने देता है, बट मेरा ये बन नहीं पाया कि मैं उससे सवाल पूछूं। बट एक चीज जो मैं जानना चाह रहा हूं कि जब आप 24-25 साल की उम्र में अपने ख्वाब पूरे होते हुए देखते हो, एक बहुत यंग एज में, और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत टाइम पहले, ये डियागो मैराडोना के ऊपर था। मैराडोना का एक जो, और आप फुटबॉल भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मुझे पता है, शुभानंदा भी काफी फुटबॉल हम लोग भी देखते हैं। एक मैराडोना को लेकर जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कही जाती थी, वो ये कही जाती थी कि यार इसने ना बहुत यंग एज में सब कुछ जीत लिया, इसने पूरी दुनिया बहुत बहुत छोटी उम्र में जीत ली, तो इसके पास वो मोटिवेशन का फैक्टर नहीं था कि अब क्या, तो कहीं ना कहीं लाइफ को ना खराब करने की तरफ बढ़ चला। वो सारी की सारी स्टोरीज, एस्कोबार वाली स्टोरीज, वो ड्रग वाली स्टोरीज, वो मैं बहुत ज्यादा उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा उसमें रेफरेंस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर आप भटक बहुत जल्दी जाते हो जब आप 24-25 साल की उम्र में अपने ख्वाब पूरे हुए देखते हो। एक समय में हल्का सा किलियन एम्बापे के बारे में भी ये कहा जा रहा था, बट ठीक है, उस डिबेट से इस तरफ आता हूं, नीरज की तरफ। क्या जब आप नीरज से मिलते हो, जैसा हमने कहा, जो कुछ है जेवलिन की दुनिया में, डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ओलंपिक गोल्ड मेडल, इंडिया के सबसे बड़े एथलीट के तौर पर जैसा आपने कहा, यू कैन स्टिल आप उसको रख सकते हो। वो उसकी ह्यूमिलिटी है कि वो मान नहीं रहा है, वो चाह रहा है कि इसको मैं एक छत्र कर दूं, मतलब एक तरीके से सब कुछ हासिल कर लूं, और उसके बाद अगर आपको मेरे बारे में लिखना है तो आप लिखिए।
लेकिन क्या आपको लगता है कि वो नीरज चोपड़ा, उसको आप किस तरीके से समझते हो कि क्या उसके पास मोटिवेटिंग पॉइंट्स हैं अभी भी खुद को वो ब्लिंकर ऑन करके कि मैंने वो घोड़े की तरह ब्लिंकर्स लगा रखे ना, मैं इधर देख रहा हूं ना इधर देख रहा हूं, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो लक्ष्य है वो वही है कि अर्जुन के पास जो था कि चिड़िया की आंख पर अभी भी निशाना मारना है मुझे। इसका एक्चुअली एग्जैक्ट सवाल मैं नीरज से पूछ चुका हूं, एग्जैक्ट सवाल, और मैंने रेफरेंस पॉइंट अभिनव बिंद्रा दिया था, क्योंकि अभिनव बिंद्रा का शॉर्टकट हिस्ट्री अगर आप दोनों पढ़े, उसमें अभिनव ने ये लिखा है कि मैं जब छोटा था मेरा तो एक ही एम्बिशन था, ओलंपिक गोल्ड मेडल। मैं 26 साल का था जब मेरे पॉकेट में वो गोल्ड मेडल था। मैं जब नेक्स्ट डे उठा, आई वॉज इन डिप्रेशन कि और क्या करना है लाइफ में, एंड ही वॉज एक्चुअली इन डिप्रेशन। ही सेड आई कुड डील विद फेलियर बट आई कुड नॉट डील विद सक्सेस। कि मैं करूं क्या शूटिंग रेंज पर जाके क्या करूं, क्योंकि वो ओलंपिक गोल्ड वो तो जीत चुका हूं, अभी करना क्या है। सो अभिनव एक्चुअली डेल्ट विथ डिप्रेशन ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने के बाद। ओके, और मैंने नीरज से यही सवाल पूछा था कि नीरज, आपने तो सब अचीव कर लिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक गोल्ड, ये सब आपने अचीव कर लिया, अभी आप क्या करोगे, आप इसको कैसे डील कर सकते हो। अभिनव ने ये कहा था मेरे से, मैंने और अभिनव का रेफरेंस भी दिया। उन्होंने सवाल पूरा सुना और फिर मेरे को कहे, दादा ये बड़ा सिंपल आंसर। ऐसे क्या? he said, अभी थोड़ी देर पहले, और आपसे ज्यादा ओलंपिक हमारे देश में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे क्यों? he said, कार्ल लुइस कितना ओलंपिक गेम्स में जीते थे आप बताइए मेरे को। I said, 84, 88, 92। एंड he said, आप उनको ग्रेटेस्ट क्यों मानते हो? क्योंकि उन्होंने 3 ओलंपिक गेम्स जीता है, राइट? मैं एक ही गेम्स जीता हूं, तो खत्म कहां हो रहा है? मुझे 3 जीतने दीजिए, 3 ओलंपिक्स जीतने दीजिए, मोटिवेशन का कमी कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक नहीं 3 ओलंपिक्स में जीतना है और मैं कर सकता हूं। और अगर मैं करता हूं तो मेरे देश का जो स्पोर्ट है वो बहुत आगे चला जाएगा। मेरे साथ और एक जनरेशन जैवलिन खेलने लगेंगे, एथलेटिक्स खेलने लगेंगे, ओलंपिक स्पोर्ट खेलने लगेंगे। आप जैसे लोग ज्यादा ओलंपिक्स पे ध्यान देके कवर करने लगोगे, एक रेवोल्यूशन बन जाएगा। सो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन का कमी हो ही नहीं सकता है। एंड यू नो द आंसर वाज सो प्रोफाउंड कि कार्ल लुइस का रेफरेंस देकर कि मेरे पास मोटिवेशन का कमी हो ही नहीं सकता। श्रीजेश वहां पे था और श्रीजेश को दिखाकर कि इनसे देख लीजिए 5 ओलंपिक्स खेल रहा है, एक वो मेडल के लिए अभी भी बोल रहा है मेडल जीतने के बाद अभी भी बॉडी को पुश करूंगा, सो व्हाट, आई एम 40। नीरज चोपड़ा इज अ डिफरेंट बीस्ट, और वो ये भी जानता है कि पेरिस में उनके ऊपर प्रेशर होगा, सब कुछ होगा, बट ट्रस्ट यू मी, ही विल बी द बेस्ट प्रिपेयर्ड। और मुझे जो लग रहा है लास्ट ईयर वाज अराउंड 31, 32 डिग्रीज, सो हमारे यहाँ का ही काइंड ऑफ टेम्परेचर होगा। इट विल नॉट बी यूरोप की 14, 15, 20 होगा। यूरोपियन समर्स आर हॉट। एनीवन वाचिंग हमारा ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा पर 100% आप बैंक कर सकते हैं फॉर रिपीटिंग व्हाट ही डिड इन टोक्यो। कौन सा कलर होगा वो अलग बात है, उस दिन पर है, बट ही विल गिव हिज बेस्ट और वो बेस्ट प्रिपेयर्ड रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ओके, शुभेंदा, एनी लास्ट थिंग्स अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं बिफोर वी कंक्लूड, एनी लास्ट थिंग्स? मतलब मेरे तरफ से 2 चीज है, नीरज चोपड़ा ने क्या चेंज किया है। एक, मैंने अपनी जिंदगी में कभी, मतलब मैं भी इतना उम्र दराज नहीं हूँ, यंग ही हूँ अभी भी, पर जितना भी मैंने जिंदगी देखा है, कभी रात के 1:30-2 बजे मैंने लोगों को, और लोग मतलब ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, लोगों को मैंने टीवी ऑन करके, अपने डिजिटल स्ट्रीमिंग डिवाइसेस ऑन करके जैवलिन थ्रो देखते हुए नहीं देखा। और वर्ल्ड फीड में अगर जैवलिन के जगह हर्डल्स रेस आ रहा है, 5000 मीटर आ रहा है, या कुछ और इवेंट आ रहा है, तो लोग सोशल मीडिया में ब्रॉडकास्टर्स को टैग करके बोलते हैं कि भाई जैवलिन दिखाओ, जैवलिन दिखाओ, नीरज चोपड़ा क्यों नहीं दिखा रहे, उस पर स्पॉटलाइट दो। ये चीज जो बदल रहा है, ये जो बदलाव की कड़ी है, ये नीरज चोपड़ा से शुरू हुई है ट्रैक एंड फील्ड में। दिस मतलब नीरज चोपड़ा से ये चीज कोई छीन नहीं सकता। ये जो शुरुआत की है ना, कि रात के 1:30 बजे 2 बजे लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखते हैं, रियल मैड्रिड को देखते हैं, बाहर की टीम से, इंग्लैंड की टीम है, स्पेनिश की टीम है, बट अपना देश का लड़के को देखने के लिए लोग जब उत्सुक हो रहे हैं, ये एक्साइटमेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरी चीज, सारे अगर कोई एथलीट यंगस्टर कोई सुन रहा है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है या दूसरे फील्ड में भी जाना चाहता है, रिस्पेक्ट फॉर हिज ऑपोजिशन।
मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा अरशद नदीम फ्रॉम पाकिस्तान। उनके साथ दोस्ती, उनको सपोर्ट करना। जब अरशद नदीम ने वो सिफारिश लगाई थी, वो जो ट्वीट किया था कि मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं है, इट वाज नीरज चोपड़ा जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो में आए, उन्होंने बोला कि मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, मेरी दरख्वास्त है स्पॉन्सर से कि आप अरशद नदीम को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए जिससे वो बेहतर प्लेयर बन सकते हैं। उसका कॉम्पिटिटर है, पाकिस्तान है, नीरज चोपड़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसने वो इनिशिएटिव लिया कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा को एथलीट है, जिसको मेरे तरफ से अगर मैं कुछ बोल पाऊं, अगर उसको 5% भी हेल्प हो पाता है तो वो मैं करूंगा। दैट इज व्हाट नीरज चोपड़ा इज, नॉट ओनली द गार्डियन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स राइट नाउ, बट द गार्डियन ऑफ अदर्स ऑल्सो हु आर कम्पीटिंग विद हिम, हु आर फाइटिंग फॉर दैट सेम गोल्ड मेडल जो नीरज जीतना चाहते हैं आगे। तो यही है नीरज चोपड़ा फॉर मी, एंड दैट इज व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। वो ह्यूमिलिटी, वो रिस्पेक्ट, वो डिटर्मिनेशन टू डू वेल एंड हेल्प अदर्स टू डू वेल आल्सो। और इसमें एक चीज और है, हमारे देश में जब पाकिस्तान के नाम पर हाइपर नेशनलिज्म थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर जाता है, तो नीरज जानता है कि उसको काम डाउन कैसे करना है। नीरज के पास वो जवाब रहते हैं जो आप किसी को भी, किसी का, पाकिस्तान को लेकर मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं, क्योंकि हम जर्नलिस्ट एक ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे हमको लगता है, और हम मतलब मैं अपनी बिरादरी के सारे लोगों की बात कर रहा हूं जो ये चाहते हैं कि एक ब्रेकिंग मिल जाए, अगर नीरज ये बोल दे अरे पाकिस्तान को तो देख लेंगे, अरे पाकिस्तान को तो हरा देंगे, अरे इनके खिलाफ तो हमारा खून थोड़ा सा और खौल जाता है। नीरज ने कभी ऐसे जवाब नहीं दिए। नीरज के जवाब आप पाकिस्तान पर सुनिएगा तो आप समझिएगा कि दो देशों के बीच ये जो ताना बाना बुना जाता है, इनके बीच एक खिलाड़ी अपनी सौम्यता, अपने संस्कारों की वजह से किस तरह के जवाब दे सकता है, ये भी आपको नीरज चोपड़ा से सुनना चाहिए। ग्रेट पॉइंट शुभानंदा, ग्रेट पॉइंट। बोथ ऑफ यू, ब्रिलियंट पॉइंट। बिकॉज वो अरशद नदीम के तरफ उनका जो रिस्पेक्ट है, और ग्राउंड के अंदर भी वो लोग जैवलिन लेके डिस्कस करते रहते हैं। और मैंने नीरज से ये भी सवाल पूछा था, एंड ही सेड दैट थिंग दैट अरशद नदीम को ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, कि हेल्दी राइवलरी तभी होगा, हम लोग एक आध को पुश करेंगे एक्सेलेंस की तरफ। बोथ ऑफ यू, ब्रिलियंट पॉइंट टू फिनिश द शो। नीरज चोपड़ा इज अ स्टेट्समैन फॉर स्पोर्ट। वो स्पोर्ट के लिए अच्छे हैं, भारतीय स्पोर्ट, वर्ल्ड स्पोर्ट का एम्बेसडर है, और इसीलिए उनको ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को इस पॉडकास्ट में सिर्फ इनसाइट्स नहीं मिले, बल्कि आपको एक जीवन जीने का तरीका भी पता चला है। और नीरज चोपड़ा इस समय पर इस जीवन शैली के पेडिस्टल पर बैठे हुए हैं, जहां पर आप देखोगे तो आप कहीं किसी को उसके व्यवहार की वजह से फॉलो करना, उसकी बातों की वजह से संस्कार। और मेरे लिए उनका एक पॉइंट कि वो हिंदी को लेकर के जिस तरीके से मुखर रहते हैं कि अगर भाई हिंदी में सवाल पूछ सकते हो तो पूछो ना हिंदी में, क्यों अंग्रेजी में पूछ रहे हो। ये भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने इस तरह का एक जवाब दिल्ली में ही दिया था, राजधानी दिल्ली में उन्होंने कहा था, तो हिंदी से उनका प्रेम, अपने संस्कारों से, अपनी विरासत से उनका प्रेम। वो जब वो चूरमे की बात करते हैं तो उसमें गांव की जो जहां से वो आते हैं उनकी रूट्स झलकती हैं। तो ये नीरज चोपड़ा है यार, जो हमारे समय का इतना बड़ा स्टार है, ग्लोबल स्टार है, और फिर भी उसके अंदर हिंदुस्तान बसता है, और वो उसकी अलग अलग, कभी उसकी बातों में दिखता है, कभी उसके एक्शंस में दिखता है। जाते जाते सिर्फ एक किस्से से कंक्लूड करूंगा। जो वो ट्राई कलर्स उस दिन सब चल रहे थे लेकर टोक्यो में, एंड देन देयर वाज अ मोमेंट जब नीरज ने सब खत्म कर दिया। सब अपने ट्राई कलर्स को अपनी कुर्सियों पर छोड़ चुके थे, किसी का ट्राई कलर ऐसे पड़ा है, किसी का नेशनल फ्लैग ऐसे पड़ा है। तो नीरज, एक फौजी जिसको पता है कि एक तो ट्राई कलर फोल्ड करने का एक तरीका होता है, देयर इज अ प्रॉपर वे इन आर्मी जो बताता है कि जब आप झंडे को फोल्ड करते हो तो आप किस तरीके से फोल्ड करते हो। नीरज, आफ्टर दैट ऑल हैपेंड, जो सब कुछ हुआ, जो सेलिब्रेशंस खत्म हुए, उसने वो ट्राई कलर को जो है वो तरीके से, जो तरीका होता है उस तरीके से फोल्ड किया, केप्ट इन हिज बैग, पूरे जिसे आप कहते हो ससम्मान उसे अपने बैग पर रखा, एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑफ। तो बाकी आपको और किसी स्टार में ये चीज नहीं दिखेगी। ये भी भारत है, ये भी हमारे देश की का अनुशासन है जो आपको नीरज चोपड़ा में दिखाई देता है। सो हम यही कहेंगे, थैंक यू नीरज चोपड़ा फॉर एवरीथिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर पेरिस। बाकी हमारी टीम वहां पर मौजूद रहेगी ओलंपिक्स के टाइम पे। हम कोशिश करेंगे नीरज से और बातें करने की, जैसा कहा शुभानंदा जा रहे फेडरेशन कप, हो सकता है वहां से आपको कुछ बातें मिले, एक्शन तो निश्चित तौर पर मिलेगा। पेरिस से हो सकता है सारी की सारी चीजें संभव हो। आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज चैनल को, इस तरह के और मजेदार किस्से आपको सुनने को मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी कॉन्वर्सेशंस आज के यूट्यूब के दौर में, जहां आप वो एक
सेंसेशनल के पीछे भाग रहे हो कि भाई सेंसेशनल न्यूज दो, थोड़ा सा ब्रेकिंग दो, थोड़ा सा और इसमें मसाला लगाओ, उन सब के बीच इस तरह की कॉन्वर्सेशन थोड़ी गायब हो रही है, तो ये हमने वापस लाने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड कीप योर सपोर्ट ऑन. थैंक यू.